ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। आज हम लोग इस क्लास में इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के बारे में जानेंगे, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स और इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, जैसे हम लोग लक्ष्मीकांत का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स पढ़ रहे हैं तो रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा, पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा, ठीक है, तो उसी प्रकार आज हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, इसके क्या महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो सबसे पहला जो है, इस एक्ट को आने के बाद, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 को इंट्रोड्यूस करने के बाद जो स्टार्ट होता है वह है बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस। एक रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन, रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधित्व करना, रिप्रेजेंटेशन मतलब किसी चीज का प्रतिनिधित्व करना। जैसे भारत में अभी जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है यह है एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब हम लोग जो है एक पार्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी से जो है एक अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और संसद में भेजते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो है इसी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 से इंट्रोड्यूस होता है, प्रारंभ होता है, बिगिन होता है। इंडियंस इन अ लॉ मेकिंग प्रोसेस, मतलब अब भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में, ठीक है, लेजिस्लेटिव जो कह सकते हैं ना का जो फंक्शंस था उसमें इंडियंस को, भारतीयों को समाहित करने का पहली बार अगर प्रयास किया गया तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के माध्यम से। ठीक है, और आगे है इसमें है कि तो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब इंडियंस को तो लिया गया, बट इंडियंस दे आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बट दे आर नॉमिनेटेड। ठीक है, वह नॉमिनेट किए जाते थे वाइस राय के द्वारा। तो नॉमिनेटेड इंडियंस एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, या नॉन ऑफिशियल, देखिए दो तरह के मेंबर्स होते थे। ठीक है, काउंसिल में दो तरह के मेंबर्स होते थे। एक तो थे तो जो कि ऑफिशियल्स इन द सेंस कि जो ब्रिटिश के ऑफिसर्स थे, और एक नॉन ऑफिशियल्स जो कि ब्रिटिश के द्वारा जो है नॉमिनेट वगैरह किए जाते थे, या फिर बाद में आगे चलकर जो है यही थोड़ी बहुत नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ वोट से जो है इनको चुनाव किया जाता था। ठीक है, कुछ ही लोगों को वोट देने का अधिकार था। तो ये नॉन ऑफिसर वो मेंबर्स होते थे जिन्हें वाइसराय जो है जैसे नॉमिनेट करके भेजते थे। दे आर नॉट ऑफिशियल मेंबर्स। ऑफिशियल वो मेंबर्स होते थे जो कि बाकायदा ब्रिटिश सरकार का कोई कर्मचारी होता था, ठीक है, चाहे सेक्रेटरी वगैरह होते थे या फिर एक्सिक्यूटिव विंग्स के मेंबर्स होते थे। तो ऑफिशियल मेंबर्स के साथ साथ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के कैटेगरी में कुछ इंडियंस को जो है नॉमिनेट किया गया वाइसराय के द्वारा, जिसमें कि प्रमुख है उस वक्त जो वाइसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, 1862 में लॉर्ड कैनिंग वेर द वाइसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उन्होंने जो है तीन इंडियंस को, मतलब तीन भारतीयों को जो है अपने काउंसिल्स के मेंबर्स में उन्हें नॉमिनेट करते हैं। वो है राजा ऑफ बनारस और महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर रॉय। तो ये तीन मेंबर्स जो है वाइसराय के द्वारा इनकी नॉमिनेशन होता है, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर रॉय एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियंस। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन वॉइस। आगे है डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए हम लोग प्रीवियस वीडियो में जब आप अगर पहली जैसे प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो उस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में, उसमें क्या किया गया था कि जो प्रोविंसेस के लेजिस्लेटिव पावर्स थे, जो विधायक शक्ति थी, उसको छीनकर एक केंद्रीयकरण किया गया, मतलब सेंट्रलाइजेशन किया गया। वह गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथों में सीमित कर दिया गया कि जितने भी लेजिस्लेटिव फंक्शंस हैं, जो भी नियम कानून को बनाना है, वो सारे के सारे एक जगह पर बनेगा, वो है जो है गवर्नर जनरल के हाथों में वो सीमित कर दिया। गवर्नर जनरल काउंसिल भी उसको बनाएगी, चाहे वो बंगाल के लिए बनाए या फिर मुंबई के लिए बनाए या मद्रास प्रोविंसेस के लिए बनाए। लेकिन इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के बाद इसका फिर से रिवर्स किया गया और इसको फिर से डिसेंट्रलाइज किया गया, मतलब फिर से इसका विकेंद्रीकरण किया गया और रिस्टोरिंग लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द मुंबई एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज। ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसीज के बाद दो ही प्रेसिडेंसीज और प्रोविंस जो थी, एकदम कह सकते हैं कि यहाँ सेंटर ऑफ पावर स्टैब्लिश होता था, जो कि बहुत ही हम कह सकते हैं ना कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रीजन से, बहुत ही स्ट्रैटेजिक रीजन से, बहुत ही प्रोविंस कह सकते हैं ना कि एक प्रकार से वो पॉलिटिकली इकोनॉमिकली बंबई वगैरह से, पोर्ट वगैरह से ट्रेड वगैरह होता था। फिर मद्रास प्रेसिडेंसीज भी बहुत ही
अपने आप में स्ट्रेटेजिकली इसका बहुत ही सिग्निफिकेंस था। तो बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसीज के जो लेजिस्लेटिव कार्य हैं उसको जो है इसमें रिस्टोर कर दिया गया इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के जो है बाद से। तो एक इंटरनल ऑटोनॉमी दी गई। इंटरनल ऑटोनॉमी इन द सेंस कि आंतरिक ऑटोनॉमी मतलब स्वायत्तता, मतलब इंटरनल जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे बंबई प्रेसिडेंसीज के अंतर्गत कुछ जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, तो इन तमाम जो है रूल्स एंड रेगुलेशन को अब जो है इसके लेजिस्लेटिव बॉडी बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसीज के लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो है उससे फ्रेम कर सकते हैं, बना सकते हैं। आगे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इसके साथ साथ एक न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की एस्टैब्लिश की जाती है कुछ अदर प्रोविंसेस के लिए, जिसमें है कि बंगाल प्रोविंसेस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस और पंजाब। ठीक है, बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस और पंजाब, इसके लिए एक नए काउंसिल की स्थापना की जाती है, जिसके अंतर्गत जो है जैसे जो पावर्स जो दिए गए हैं मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसीज को, वही सेम पावर्स और वही सेम काउंसिल कह सकते हैं कि इन जगहों पर भी जो है इसकी स्थापना की जाती है, एस्टैब्लिशमेंट की जाती है। आगे है एम्पावर्ड वाइसरॉय टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर्स, और वाइसरॉय, ठीक है, जो वाइसरॉय होते थे उनके पावर्स को और एम्पावर कर दिया गया, मतलब उनकी शक्ति को और बढ़ा दिया गया ताकि वो जो है रूल्स एंड ऑर्डर्स को फ्रेम कर सकते हैं और बना सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, और इंट्रोड्यूस पोर्टफोलियो सिस्टम। देखिए पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है, एक प्रकार का पोर्टफोलियो सिस्टम जो है एक प्रकार का मंत्रालय। जैसे अभी आप देखो भारत के एक प्रधानमंत्री होते हैं, तो उस वक्त जो है वाइसरॉय थे, सर्वे सर्वा और हेड कह सकते हैं कि हेड ऑफ द पूरे इंडिया का, ठीक है, जो कि तमाम नियम कानून उन्हीं के नाम से संचालित होता था। ठीक है, अब जो है जितने भी, अब जैसे प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो उनके मंत्रालय होता है, कोई शिक्षा मंत्रालय है, मतलब मंत्री होते हैं, कोई स्वास्थ्य मंत्री होते हैं, मतलब इसी प्रकार का, कोई हेल्थ मिनिस्टर है, कोई एजुकेशन मिनिस्टर है, कोई कल्चरल मिनिस्टर, मतलब कोई फाइनेंस मिनिस्टर है, कोई डिफेंस मिनिस्टर है। तो ठीक उसी प्रकार जो काउंसिल्स होते थे उस वक्त, तो इसमें जितने भी मेंबर्स होते थे ना, इससे एक पोर्टफोलियो दिया गया, एक एक डिपार्टमेंट दे दिया। जैसे आप डिफेंस संभालो, आपको दे दिया फाइनेंस मिनिस्टर संभालो, आपको जो है एजुकेशन दे दिया। ठीक है, इस प्रकार से जो है वाइसरॉय ने और इस इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के माध्यम से पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि एक मंत्रालय की तरह जो है बांट दिया गया डिपार्टमेंट्स, कि आपको रेवेन्यू सिस्टम देखना है, आपको एजुकेशन सिस्टम देखना है, आपको हेल्थ सिस्टम देखना है, आपको मिलिट्री सिस्टम देखना है, आपको सिविल लॉ एंड ऑर्डर देखना है। तो इस प्रकार वाइसरॉय ने सबको एक एक कार्य दे दिया और अपने डिपार्टमेंट का उन्हें प्रमुख बना दिया, और वह जो है उस अपने डिपार्टमेंट के ऑर्डर्स लेते, मतलब ऑर्डर्स वगैरह जारी करते थे, लेकिन अंतिम जो ऑर्डर होता था वह वाइसरॉय के अप्रूवल के बाद ही होता था। लेकिन मोर और लेस कहने का मतलब है कि ये जो पोर्टफोलियो सिस्टम की जो इंट्रोड्यूस किया गया वो इसी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के माध्यम से जो है किया गया। आगे है वाइसरॉय एम्पावर टू इशू ऑर्डिनेंस। देखिए अभी भी हमारी भारत सरकार जो ऑर्डिनेंस इशू करती है, ठीक है, तो इसी ऑर्डिनेंस के माध्यम से जो है बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन थे जो कि 6 महीने के लिए ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जाता था। कोई विपत्ति काल में, कोई आपातकाल में, कोई इमरजेंसी आ गया, जैसे अभी पेंडेमिक आया तो भारत सरकार बहुत सारे ऑर्डिनेंस लाई। जैसे मतलब कहने का मतलब हुआ कि ऐसी परिस्थिति जो अनिश्चितकालीन हो, एक ऐसे इमरजेंसी आ गया, कोई ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन आ गया, जब है कि अभी विधायिका जैसे पार्लियामेंट फंक्शन नहीं कर रहे, उसमें हमें ऑर्डिनेंस जारी कर देते हैं और वो नियम का काम करती है, बशर्ते 6 महीने के लिए ही मान्य होता है और 6 महीने के बाद उसे पार्लियामेंट में अप्रूव कराना होता है, मतलब उसे पास कराना होता है एज ए बिल, एज ए एक्ट। तो ठीक उसी प्रकार जो है वाइसरॉय को भी एम्पावर किया गया था इस इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के माध्यम से कि वह ऑर्डिनेंस जारी कर सकते थे 6 महीने के लिए। ठीक है, तो यह जो है इंपॉर्टेंट फीचर्स थे इंडियन काउंसिल एक्ट के, हम लोगों ने इसे पढ़ा। अब डिफरेंट जो इंडियन काउंसिल एक्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19 या फिर 35 और 1947, इन तमाम चीजों के बारे में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम अगले एक क्लास में देखते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। कोई क्वेरीज, कोई कमेंट, कोई सजेशन, एडवाइस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।